बात कर लेते हैं इनके शिक्षा और प्रौद्योगिकी को लेकर के, खासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम बात करेंगे एक एक पॉइंटों पे, हम लोग धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोगों को हड़प्पा काल की एजुकेशन को लेकर के, और शिक्षा में क्या चीज देखेंगे हम लोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हुई। हम लोगों को पता है कि हड़प्पा काल की जो सड़कें बनती थी समकोण पे बनती थी। अभी हम लोग उसके नगरीय व्यवस्था पे हम लोग बात करेंगे, हड़प्पा काल के नगर नियोजन की भी बातें होंगी। अभी हम लोग सामाजिक व्यवस्था पे जा रहे हैं, फिर उनके आर्थिक व्यवस्था पे जाएंगे, फिर उनके नगर नियोजन पे जाएंगे, फिर धार्मिक व्यवस्था पे, ऐसे क्रम से हम लोग पढ़ना है। तो यह बताते चले हड़प्पा काल की जो सड़कें होती थी वो सड़कें बनती थी समकोण पे। नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखिएगा, समकोण का मतलब होता है जो भी सड़कें होती थी वो बिल्कुल समकोण पे बनती थी, इस प्रकार से, यानी समान कोण के आधार पे सड़कें बटी होती थी। ये बीच में चौराहा है, ये समकोण के आधार पे सड़कें बनी होती थी। फिर हड़प्पा काल में जो मकान बने होते थे हड़प्पा काल के, ये मकान बने होते थे ईंटों के। ध्यान रखिए, ईंटों के मकान बने होते थे और ईंटों का एक निश्चित साइज होता था, एक निश्चित आकार होता था, यानी इनका जो साइज होता था, आकार होता था, निश्चित होता था। तो यहाँ पे मकान में ईंटों का प्रयोग होता था और ईंटों की जो साइज होती थी, ईंटों की साइज या माप बोलेंगे, वह साइज होता था 4:2:1 के अनुपात में, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये दोनों जो चीजें हैं ये इस बात के प्रमाण करती हैं कि हड़प्पा काल के लोगों को रेखा गणित और अंकगणित की जानकारी थी। तभी वो जो सड़क होते थे बिल्कुल समकोण पे बनाते थे, उनकी सड़कें समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, उनकी ईंटों की साइज बिल्कुल बराबर होती है, बिल्कुल वैसी होती है जैसे आज हम देखते हैं कि आज के जमाने में ईंटों की साइज बिल्कुल बराबर मिलती है। यानी हड़प्पा काल में उस समय भी, आज से लगभग 3000 साल पूर्व भी, ईंटों की साइज बिल्कुल सेम बनाई जाती थी, 4:2:1 के अनुपात में, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इन दोनों बातों से यह पता चलता है कि हड़प्पा काल के लोगों को रेखा गणित और अंक गणित की जानकारी थी। यानी कि जहां पॉइंट लिखेंगे, इन दोनों बातों से यह स्पष्ट होता है कि इन्हें रेखा गणित और अंक गणित की जानकारी थी। रेखा गणित और अंक गणित की जानकारी प्राप्त थी। अंक गणित की जानकारी प्राप्त थी। यानी यहाँ पे क्लियर हो आप लोगों को, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्हें रेखा गणित की भी जानकारी प्राप्त थी और अंक गणित की भी जानकारी प्राप्त थी। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या देख लिया कि इन्हें रेखा गणित और अंक गणित की भी जानकारी प्राप्त थी। अब हमें पता है कि इनकी जो हड़प्पा काल के जो ईंटें प्राप्त हुई है, ज्यादातर यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं, यानी कि ये कच्ची ईंटों को पकाना जानते थे। किससे पता चला हमें कि जो मकान प्राप्त होते हैं, यहाँ पे मकान बने हैं, अधिकतर मकान, यानी अधिकतर जो मकान है, सारे मकानों की बात नहीं की जा रही, लेकिन मैक्सिमम मकान हड़प्पा काल में पकी हुई ईंटों के बने हुए। तो अधिकतर मकान पकी हुई ईंटों की प्राप्त होती है, पकी हुई ईंटों की बनी है। इससे यह क्या पता चलता है, यानी कि इनकी जो ईंटें थी, ईंटें पकी हुई प्राप्त होती है, ज्यादातर मकान पकी हुई ईंटों की बनी हुई है। तो जिससे यह पता चलता है कि इन्हें ईंट पकाने की विधि पता था, यानी कि ईंटों को पकाने की विधि, ईंटों को पकाने की विधि इन्हें मालूम थी। और हमें पता है कि ईंटों को पकाने की 3 विधि प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिए। यानी कि अगर हम ईंटों को पकाने की बात करें तो यदि 600 सेल्सियस पे हम पकाते हैं, 600 सेल्सियस तापमान पे यदि किसी ईंट को पकाया जाएगा
तो उस ईंट का जो कलर होगा, मिट्टी का ईंट, वह कलर होगा पीला। अगर 600 सेल्सियस से लेकर 900 सेल्सियस तक ताप पे यदि किसी ईंट को हम पकाएंगे, गर्म करेंगे, तो वह ईंट पक करके लाल हो जाएगा। अगर 900 सेल्सियस से अधिक सेल्सियस पे हम इसको गर्म करते हैं किसी ईंट को, तो यह पक करके हो जाएगा नीला। अभी भी वर्तमान में आप जाएंगे किसी ईंट भट्टे पर, तो वहां पे ईंट पकाने के बाद जब ईंटें निकाली जाती है तो उन ईंटों को 3 भागों में छांटा जाता है। क्यों? क्योंकि ईंट के जो तापमान जो पकाया जाता है, तो वहां तापमान में भिन्नता के कारण ईंटें भी 3 तरीके की निकल जाती है, 3 प्रकार की ईंटें हो जाती है। जहां पे तापमान 600 से 900 सेल्सियस के मध्य होता है, वहां की ईंटें बिल्कुल लाल होती हैं, अच्छी होती है। जहां का तापमान 600 सेल्सियस के आसपास होता है, वहां ईंटें पीला होती हैं। और जहां का तापमान 900 सेल्सियस से अधिक हो जाता है, वहां की ईंटें हो जाती है नीला। वर्तमान में अगर आप किसी भट्टे पे जाइए, व्यवहारिक लेवल की बात कर रहे हैं, व्यवहार में अगर भट्टे पे जाएंगे तो ऐसी ईंटें जो ज्यादा पक चुकी है, यानी ज्यादा तापमान पे पकी हुई है, उनका कलर अभी भी नीला पाया जाता है और उससे बोला जाता है तांबड़ा ईंटा। यानी नीले कलर की ईंटा को क्या बोला जाता है? तांबड़ा ईंटा बोला जाता है, जो बहुत ही ज्यादा ताप पे पक जाती है। फिर लाल कलर के जो ईंटे होते हैं, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की ईंट माने जाते हैं, लाल कलर के। तो इस प्रकार भट्टे पे जाते हैं तो हमें पता चलता है 1 नंबर का ईंटा, 2 नंबर का ईंटा, 3 नंबर का ईंटा, ऐसे करके बोला जाता है वहां पे कि आपको 1 नंबर का चाहिए या 2 नंबर का चाहिए। जब 1 नंबर की बात की जाती है तो 1 नंबर का होता है लाल कलर का ईंटा जो होता है, यह बोला जाता है 1 नंबर का ईंटा। ध्यान रखिएगा, किसी भट्टे पे जाएंगे तो आप बोलेंगे हमें 1 नंबर का ईंटा चाहिए, इसका मतलब होगा लाल कलर का ईंटा चाहिए। 2 नंबर की ईंटा की बात किया जाए तो पीला कलर का आता है 2 नंबर का ईंटा, और नीला कलर वाला हो जाता है ये 3 नंबर का ईंटा। ठीक है, तो मकान की जुड़ाई के लिए सबसे बेस्ट ईंटा होता है 1 नंबर का लाल कलर का ईंटा। यानी कि इन्हें ईंट पकाने की विधि पता थी कि कितने सेल्सियस पे हम पकाएंगे ईंट तो हमारे ईंट का कलर लाल होगा, ज्यादा ताप देंगे तो ईंट का कलर नीला हो जाएगा, कम ताप देंगे तो ईंट का कलर हो जाएगा पीला हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें लिपस्टिक और काजल और पाउडर के भी साक्ष्य मिले। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उनके जो है कि सौंदर्य प्रसाधन में देखा कि लिपस्टिक, काजल और पाउडर के भी साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, आप इधर लिखिएगा, नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा। यहाँ पे हम लोगों के लिपस्टिक के साथ मिलते हैं, काजल भी मिलता है यहाँ पे, और पाउडर भी मिलता है, यानी लिपस्टिक, काजल, पाउडर मिलता है। इसके अलावा लोथल से एक रंगाई करने वाला गड्ढा प्राप्त होता है। लोथल से क्या मिलता है? रंगाई करने वाला गड्ढा, यानी एक गड्ढा मिला हुआ जिसमें रंग भरा होता था, जिसमें रंगाई किया जाता था। तो लोथल से रंगाई करने वाला गड्ढे की प्राप्ति होती है। रंगाई करने वाला क्या मिला है? गड्ढा मिला हुआ है लोथल से। यानी कि ये जो तीनों पॉइंट बनते हैं यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट से में यह पता चलता है कि हड़प्पा काल के लोगों को केमिस्ट्री की भी जानकारी थी, यानी रसायन विज्ञान के बारे में भी ये अच्छा खासा जानते थे। यानी बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों चीजों का संबंध बायोकेमिस्ट्री से हो जाएगा, यानी कि इन्हें बायोकेमिस्ट्री की भी अच्छी खासी जानकारी थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात किया जाए तो इनको केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की भी अच्छा खासा जानकारी था। इसके अलावा एक साक्ष्य और मिलता है जो इसके रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ है। वो साक्ष्य है कि ये यूज करते थे कांसा का, कांसा का प्रयोग करना भी जानते थे, हमें पता है। तो ये कांसा धातु के बने हुए कई सारी मूर्तियां मिली है, कांसा के बनी हुई, और कांसा की बनी हुई जो है कि कुछ आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। तो कांसा का प्रयोग करना ये जानते थे, यानी कांसे की धातु का प्रयोग करते थे। और हमें पता है कि कांसा जो होता है, जो कांसा बनता है वो 2 धातुओं से मिलकर के बनता है। कांसा को बोला जाता है ब्रोंज, ये ध्यान रखिएगा। कांसा जो होता है 2 धातुओं से मिलकर के बना होता है, तांबा से, कॉपर से और टिन से। तांबा प्लस टिन से मिलकर के कांसा बना होता है। ध्यान रखिएगा, तांबे का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था, ये हड़प्पा काल से पहले ही तांबे का प्रयोग कर दिया गया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे
कांसे का प्रयोग भी ये करना सीख गए थे, यानी तांबे के साथ साथ टिन मिलाना ये शुरू कर दिए थे। टिन मिलाकर के ये बना लिए थे कांसा। कांसे का प्रयोग के साथ साथ ये चांदी के आभूषण भी यहां से प्राप्त होते हैं, यानी चांदी के आभूषण भी मिलते हैं। विश्व में पहली बार जो चांदी के आभूषण की बात की जाए तो हड़प्पा काल में यहां से मिलते हैं, यानी चांदी के आभूषण का ये प्रथम साक्ष्य मिलता है। यानी पहली बार चांदी का साक्ष्य कहां मिलता है? हड़प्पा काल में ही मिलता है। पहली बार साक्ष्य प्राप्त होता है चांदी का हड़प्पा काल में। चांदी का ये कई प्रकार से प्रयोग करते थे, यानी कि ये हम लोग देखते हैं आभूषण के रूप में प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्हें धातु कर्म का भी ज्ञान था, यानी कि ये दोनों साक्ष्य इस बात का प्रमाण है, ये दोनों साक्ष्य उनके धातु कर्म के जानकारी होने का प्रमाण देती है, धातु कर्म के शिक्षा का प्रमाण देती है, शिक्षा का प्रमाण देती है। यानी कि दोनों चीजें ये बता रही कि उनको धातु कर्म के बारे में अच्छा खासा जानकारी था, ये धातु कर्म के बारे में भी जानते थे। ठीक है, इस डेट राइट यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पा काल से एक सीसी मिली है जिसमें मिला हुआ है आर्सेनिक। आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता था किस वजह से? तांबे को कठोर बनाने के लिए और विषहीन बनाने के लिए। तो आर्सेनिक का प्रयोग भी केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, यानी वहां पे बात की जाती है। ये आर्सेनिक के प्रयोग से वर्जित थे, आर्सेनिक के प्रयोग से परिचित थे। आर्सेनिक का प्रयोग करते थे किस लिए? ये तांबे को कठोर बनाने के लिए, तांबे को कठोर और इसे विषहीन बनाने के लिए प्रयोग करते थे ये आर्सेनिक का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल में अन्नागार का साक्ष्य मिला है, यानी यहां पे बड़े बड़े अन्नागार, यहां पे अन्नागार की प्राप्ति होती है। अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त होता है और आप लोगों को पता है कि अन्नागार का प्रयोग अन्न रखने के लिए, अनाज रखने के लिए किया जाता था। और अनाज रखने का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सापेक्ष आर्द्रता के बारे में पता हो, यानी कि अनाज को कितने आर्द्रता पे रखा जाए कि अनाज ज्यादा समय तक सुरक्षित रहे। यानी अन्नागार इस बात का प्रमाण देता है कि उन्हें सापेक्ष आर्द्रता के सिद्धांत से परिचित थे ये, यानी वो सापेक्ष आर्द्रता के सिद्धांत को जानते थे। उन्हें पता था कि अनाज को कितने आर्द्रता पे रखा जाए कि अनाज ज्यादा समय तक हमारा सुरक्षित रहे। यानी अन्नागार का साक्ष्य यह प्रमाण देता है, अन्नागार का साक्ष्य यह प्रमाणित करता है, यह प्रमाणित करता है कि उन्हें सापेक्ष आर्द्रता के सिद्धांत की जानकारी थी, सापेक्ष आर्द्रता के सिद्धांत की जानकारी थी। यानी इस प्रकार देखते हैं कि एक नगरीय सभ्यता के लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी या साइंस टेक की जितनी जानकारी की आवश्यकता चाहिए उतनी जानकारी हड़प्पा काल के लोगों को था। यानी ये साइंस और टेक्नोलॉजी में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी, जिन्हें कई रूपों में हम लोग देख सकते हैं। उनके मकान का जिस प्रकार से निर्माण किया गया था, बहुत ही सुनियोजित मकान का निर्माण किया गया था, जो उनके रेखा गणित को दर्शाती है किस प्रकार से मकान बनाए गए थे। उनकी नालियों का निर्माण इस प्रकार से किया गया था जहां से उनके गणितीय ज्ञान की पुष्टि होती है। इसके अलावा इनके जो कार्य होते थे, रंगाई के लिए रंगाई का प्रयोग करते थे, काजल लिपस्टिक ही जो बनाते थे। अभी भी देखिए काजल जो बनाया जाता है बिल्कुल एक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। ये अलग चीज है कि व्यवहारिक स्तर पर शायद ये नहीं जान पाते होंगे कि ये हमारे जो काम है ये साइंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उसे वो सैद्धांतिक स्तर पे उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन व्यवहारिक स्तर पे उन्होंने उन सारे सिद्धांतों का प्रयोग किया जो वर्तमान में भी अभी प्रासंगिक है, या वर्तमान में भी उसी सिद्धांत का प्रयोग करके कांसे को बनाया जाता है, काजल बनाया जाता है, रंगाई वाला जो चीज है, जो हड़प्पा काल के लोगों ने जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया उसी सिद्धांत का प्रयोग अभी भी किया जाता है। इस डेट क्लियर यहाँ पे इनका
कि शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोगों ने देख लिया कि कितने प्रभावशाली थे। अब हम लोग आते हैं कि मनोरंजन के साधनों पर। क्या कि ये मनोरंजन के साधन के रूप में क्या करते हैं? ध्यान रखिए, समाज का हर एक पहलू, चाहे वो किसी भी देश का समाज हो, उस समाज में मनोरंजन के कुछ न कुछ साधन जरूर होते हैं। चाहे आप जिस भी समाज में जाएंगे, वहां पे समाज की व्यवस्था में मनोरंजन के कुछ साधन होते हैं। यदि मनोरंजन के साधन नहीं हो तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, अपनी चीजों को पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाएगा। तो मनोरंजन के साधन हर समाज में होते रहे हैं। तो हड़प्पा काल में भी मनोरंजन के कुछ साधन रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे मनोरंजन के क्या साधन रहे हैं। मनोरंजन के साधन, अगर मनोरंजन के साधनों की बात की जाए तो हड़प्पा काल में दोनों प्रकार के मनोरंजन पाए जाते हैं। अगर हम लोग वर्तमान में बात के गेम होते हैं, यही प्रक्रिया हड़प्पा काल में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी मनोरंजन के साधन में इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों प्रकार के गेम प्राप्त होते हैं। यानी मनोरंजन के साधन के रूप में यहाँ पे मनोरंजन के साधन के रूप में मनोरंजन के साधन के रूप में यहाँ पर इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इंडोर गेम भी यहाँ पे मिलता है जो मनोरंजन के साधन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा आउटडोर गेम भी यहाँ पे मिलता है जो मनोरंजन के साधन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इंडोर गेम के रूप में यहाँ पे क्या क्या प्रचलित था और मनोरंजन के साधन के रूप में हड़प्पा काल में इंडोर गेम का ही महत्वपूर्ण स्थान था। आउटडोर गेम हालांकि प्रयोग होता था, आउटडोर गेम भी खेलते थे, कई सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण साधन था वो इंडोर गेम ही था। तो इंडोर गेम की अगर हम लोग बात करें, अगर इंडोर गेम की बात किया जाए तो इनके पास कई प्रकार के साधन मिलते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण साधन था इंडोर गेम में वो था पासा खेलना। पासा खेलना यानी कि ये पासा खेलते थे, ये इनके मनोरंजन का मुख्य साधन था। पासा खेलना मनोरंजन का मुख्य साधन था। क्या था? मनोरंजन का मुख्य साधन था। पासे की जो गोलियां होती है, गोटियां, ये लोथल से प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि पासा इनका मनोरंजन का मुख्य साधन था। दूसरा इनके मनोरंजन का मुख्य साधन था नृत्य। नृत्य के तौर पे बात किया तो नृत्य और संगीत दोनों था, यानी ध्यान रखें। दूसरा मनोरंजन का साधन इनका था नृत्य और संगीत था। नृत्य और संगीत के रूप में यदि हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई एक नृत्यांगना की मूर्ति मिली हुई है, जिससे पता चलता है कि नृत्य भी यहाँ पे चलता था। जिसका साक्ष्य प्राप्त होता है कहां से? मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई नृत्यांगना की साक्ष्य प्राप्त होती है, जहां से नृत्य का साक्ष्य हो जाता है। अगर हम लोग बात करें संगीत की बात करें तो मोहनजोदड़ो से ही एक व्यक्ति का एक मोहर मिला है। उस मोहर पे दो चित्र बने हुए हैं, यानी एक ही चित्र को दो बार इस तरीके से बनाया गया है। जैसे एक मोहर पे चित्र बना हुआ कि एक व्यक्ति ढोल बजाते हुए दिखाया जा रहा है, चित्र में ढोल बजा रहा है, और उसके दूसरी तरफ दिखाया गया कि एक लड़की जो बांस के रस्सी पर बनी हुई है, बांस की रस्सी है, यानी बांस है, उसके बीच में रस्सी बांधा हुआ है और उस रस्सी पे चल रही है। जिससे अभी भी हम लोग कई बार देख लेते हैं रोड पे कि जो है कि जो बंजारे टाइप के लोग होते हैं, रोड पे हम लोग देखते हैं कि एक तरफ म्यूजिक लगा दिया जाता है और बांस से दोनों तरफ रस्सियां बांध दी जाती है बीच में ऊपर, और एक छोटी सी लड़की उस रस्सी के ऊपर जो है कि पैर से चलती है। तो इस तरीके से ये कला, एक आर्ट होता है जो दिखाया जाता है, जिसके माध्यम से वो पैसा लेती है। तो इस प्रकार के जो साक्ष्य हड़प्पा काल से ही प्राप्त होता है। हड़प्पा काल के मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है, उसी मोहर पे ध्यान रखिए,
मोहनजोदड़ो के एक मोहर से एक मोहर पर मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर एक व्यक्ति को ढोल बजाता हुआ दिखाया गया है। ढोल बजाता हुआ दिखाया गया है। दिखाया गया है। दूसरी तरफ एक लड़की बांस से बंधी हुई रस्सी पर चलती हुई दिखाई गई है। एक लड़की बांस से बंधी हुई रस्सी पर बांस से बंधी हुई रस्सी पर चलती हुई दिखाई गई है। यानी यहां पे क्या देखें, ढोल बजाते हुए व्यक्ति का जो चित्र बनाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इन्हें संगीत की भी जानकारी थी। यानी इनके जो मनोरंजन का जो दूसरा महत्वपूर्ण साधन था वह था नृत्य और संगीत, और दोनों के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके आउटडोर गेम की। आउटडोर गेम, अगर आउटडोर गेम की बात करें तो आउटडोर गेम का जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है धौलीवीरा। धौलीवीरा से आउटडोर गेम का साक्ष्य मिलता है, जहां से एक स्टेडियम और प्लेग्राउंड का साक्ष्य प्राप्त होता है। स्टेडियम और प्लेग्राउंड का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि ध्यान रखिए, धौलीवीरा से मिला हुआ है स्टेडियम और प्लेग्राउंड का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो आउटडोर गेम का एक पार्ट है। जब जो लोग जाकर के बाहर खेलते हैं तो एक स्टेडियम बड़ा सा प्राप्त होता है धौलीवीरा से, जिसे प्लेग्राउंड माना गया है कि खेलने वाला ग्राउंड था। तो आउटडोर गेम में क्या होता है, स्टेडियम और प्लेग्राउंड का साक्ष्य मिला हुआ है। इसके अलावा आउटडोर गेम में ये मछली मारने का भी कार्य करते थे, जो इनके मनोरंजन का एक साधन होता था। जिसे जाते थे ये और मछली मारते थे मनोरंजन के तौर पे ही। इनका दोनों काम हो जाता, तो मछली खा भी लेते थे और मनोरंजन भी हो जाता था। हमें पता है कि अभी भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मनोरंजन के लिए ही मछली मारते हैं या मछलियों का शिकार करते हैं। हमारे जानने में भी ऐसे कई सारे हमारे मित्र हैं जो मछली खाते नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि हमें मछली मारने में बड़ी मजा आता है। जाकर के नदी में, तालाब में वो मछली मारते हैं, जिन्हें वो सिर्फ इंजॉय या मनोरंजन के लिए मछली मारते हैं, लेकिन वो मछली खाते नहीं। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो से तांबे की बनी हुई मछली मारने की कटिया प्राप्त होती है, जिससे यह पता चलता है कि मनोरंजन के तौर पे मछली भी मारते थे। कहां से मिला हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से तांबे की बनी हुई मछली मारने की कटिया प्राप्त होती है। मछली मारने की कटिया, ये इनके आउटडोर गेम थे। यानी इनके गेम में इंडोर गेम और आउटडोर गेम, अगर सच माने पूछा जाए तो इनके गेम की जो महत्ता थी वो इंडोर गेम ही ज्यादा प्रभावशाली था और इंडोर गेम के ही इनके पास ज्यादा महत्व था। आउटडोर गेम के साक्ष्य बहुत कम जगह से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये है कि ये इंडोर गेम से भी परिचित थे और आउटडोर गेम से भी ये परिचित थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट इनके बर्तन को लेकर के। ध्यान रखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके बर्तनों की। हड़प्पा काल के बर्तन, या इसे बोलते हैं मृद भांड। बर्तन या मृद भांड, यानी मृद भांड बोलते हैं पोट्री को। जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उससे बोलते हैं पोट्री को मृद भांड। तो ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा काल से जो मृद भांड, जो बर्तन मिलते हैं वो चित्रित लाल मृद भांड मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है आप लोगों को। चित्रित लाल मृद भांड, हड़प्पा काल से जो मृद भांड मिलते हैं ये चित्रित लाल मृद भांड के उदाहरण है। हमने बताया था ये लाल मृद भांड कैसे, हमने बताया कि जब ये ईंट पकाने से इनको परिचित हो गया था, ईंट पकाना जानते थे, तो उसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन पकाना भी जान गए थे। और मिट्टी के जो बर्तन पकाते थे वो लाल रंग का होता था, खासतौर से गुलाबी रंग का होता था, जिसके ऊपरी तल को ये लाल कलर से रंग देते थे। और लाल कलर से रंगने के बाद उस पे चित्र बना देते थे। वो जो चित्र बना होता था वो काले रंग से बना होता था। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ तो हम लोग लिखेंगे कि इनका जो मृद भांड होता था
गुलाबी रंग के मृदभांड को, यानी इस प्रकार से पकाते थे मिट्टी के बर्तनों को जो गुलाबी कलर हो जाता था, तो गुलाबी रंग के मृदभांड के ऊपरी तल को लाल रंग से रंग देते थे। लाल रंग से रंग देते थे। ऊपरी तल को किससे रंग देते थे? ऊपरी तल को लाल रंग से रंग देते थे और इस पर काले रंग की चित्रकारी कर देते थे। और इस पर काले रंग की चित्रकारी कर देते थे। काले रंग की चित्रकारी कर देते थे। चित्रकारी कर देते थे। यानी हड़प्पा काल का ये पहचान है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा काल के बर्तनों की क्या पहचान है, या निम्न में से कौन सा बर्तन हड़प्पा काल से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे क्या देगा? चित्रित लाल मृदभांड, या फिर देगा गुलाबी रंग का मृदभांड जिसके ऊपरी तल लाल रंग से रंग दिया गया हो और उस पर काले रंग से पेंटिंग कर दिया गया हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हड़प्पा काल के समाज का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अगला जो वीडियो होगा